सूरजभान, फिर हम क्या कर सकते हैं? इनसे जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये शायद नाराज हो जाएंगे। और वैसे भी हम बिना बताए इनके कबीले से आए हैं और इस बात का क्रोध इनके चेहरे पर नजर आ रहा है। शंकर कुछ सोचने लगता है कि कैसे इन आदिवासियों के बीच से निकलकर उस तांत्रिक विशंभर के पास पहुंचा जाए। अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तांत्रिक विशंभर द्वारा भेजी गई बिल्ली इनकी तरफ ही भागती चली आ रही थी। आदिवासी उस खौफनाक बिल्ली को देखकर अपने हथियार संभाल लेते हैं। शंकर भी अपने हाथ में पकड़े भाले को सामने की तरफ कर देता है। सूरजभान, ऐसी खौफनाक बिल्ली तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये बिल्ली ही है या कोई और जानवर है? काली बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी ऊर्जा तरंग निकलती है और उन सब के शरीरों का विश्लेषण करती चली जाती है और फिर वो तरंग बंद हो जाती है। सूरज, ये कैसी ऊर्जा थी? कहीं ये हमें सम्मोहित तो नहीं कर रही? काली बिल्ली अगले ही पल तेजी से आगे बढ़ती है और उन सब के ऊपर से जंप करके आगे निकल जाती है और भागती चली जाती है। शंकर, अरे ये तो भाग गई। मुझे तो लगता है ये कोई तांत्रिक बिल्ली ही थी। आदिवासी, चलो अब तुम दोनों हमारे कबीले की तरफ। शंकर, अरे वाह, अभी जब वो काली बिल्ली यहां आई थी तो तुम डर कर हमारे पीछे खड़े हो गए, हमें आगे कर दिया, और अब जैसे वो यहां से गई फिर से हमें घेर कर चल रहे हो। और अभी 2-4 कदम ही चले थे कि आसपास के पेड़ बेहद तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें उखाड़ कर फेंक देगा। ऐसा प्रतीत होने लगा था, और वो भी बिल्कुल कुछ सेकंड्स के अंदर। आंधी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कबीलेवासी अपने आप को डरा हुआ महसूस करने लगे थे, और इन कबीले वालों से ज्यादा तो सूरज और शंकर डरे हुए लग रहे थे। सूरज, अब ये कौन सी नई समस्या आ गई? मुझे लगता है ये सब वो बिल्ली कर रही है। शंकर, अब तो जमीन पर पैर भी नहीं टिकाए जा रहे, लगता है हम थोड़ी देर में यहां से उड़ जाएंगे। कबीले वाले तेजी से अपने हथियारों को जमीन पर इतनी जोर से मारते हैं कि वो जमीन पर धंस जाते हैं और उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। शंकर और सूरजभान अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, पर उस तेज हवा के आगे सब कुछ बेकार था, और अगले ही पल वो दोनों हवा में उड़ चुके थे। उन दोनों के गले से लगातार चीखें निकल रही थी, और फिर हवा में ही उन्हें बेहोशी छा चुकी थी। हवा उन दोनों को जाने कहां उड़ाकर ले गई थी, इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। आदिवासी, अरे ये दोनों तो हवा में उड़ गए, और किस तरफ गए कुछ पता ही नहीं चला। लगता है दोनों मारे गए। हमें अपने सरदार भोलानाथ को इस बारे में बताना होगा, पर पहले हमें उस व्यक्ति कामरा को भी अपने साथ ले जाना होगा, वरना सरदार अब नाराज हो जाएंगे कि हम बिना किसी को पकड़े वापस आ गए। सभी आदिवासी एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं और फिर से कस्बे की दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही समय बाद ये सभी आदिवासी हवेली से कुछ दूरी पर आकर रुक गए थे। हवेली का बड़ा गेट बंद कर दिया गया था, जो पहले खुला रखा गया था, और हवेली की छत से ग्रामीण लोग दूर खड़े इन आदिवासियों को देख रहे थे, और उनके हाथों के हथियार उन्हें नजर आ रहे थे। कामरा, देखा सरपंच साहब, मैंने कहा था ना, ये कितने खतरनाक आदिवासी लोग हैं। वो तो मैं सही समय पर बचकर निकल आया, वरना अभी तक तो ये मुझे मारकर खा चुके होते। सरपंच, कहीं ये आदिवासी हमारी हवेली के ऊपर हमला ना कर दे, और अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो शायद हम अपना बचाव ना कर पाए। दरोगा, पर ये लोग तो वहीं काफी दूर खड़े हैं, हमारी तरफ देख तो रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे, इसका क्या कारण है? सरपंच, शायद बाहर की ये जो दुनिया बदल रही है, और हमारी ये हवेली अभी भी वैसी ही है। इसी के प्रभाव से ये आदिवासी अंदर नहीं आ पा रहे। राधेश्याम, मुझे लगता है हमें भी इनसे लड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना अगर आदिवासी हवेली के अंदर प्रवेश कर गए तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। दरोगा, तुम ठीक कह रहे हो, फिर तो हमें अलग अलग टुकड़ियां बनाकर इस हवेली की सुरक्षा करनी चाहिए, और उन्हें किसी भी तरह से अंदर आने से रोकना चाहिए। और इधर आदिवासी जो हवेली से दूर खड़े हवेली की तरफ ही देख रहे थे। एक आदिवासी, अरे ये क्या है? इस हवेली के ऊपर इतना बड़ा साया किसका है? ये तो कोई शैतान लग रहा है। दूसरा आदिवासी, हाँ, ये तो कोई शैतान ही है, इसका मतलब इस अद्भुत भवन पर किसी बड़ी शक्ति का राज है। पहला आदिवासी, ये शक्ति हमारी मददगार है या दुश्मन, ये कैसे पता लगेगा? आदिवासी, मैं आगे जाकर इस पर हमला करता हूं और देखता हूं क्या प्रतिफल मिलता है। दूसरा,
अगर तुम हमला करोगे तो वो तुम्हारा प्रत्युत्तर हमला करके ही तो देगा। हमें कुछ और करना होगा। पहला, आप सब यहीं रुको, मैं इस गृह में प्रवेश करके देखता हूं। आप सब लोग यहीं रहना, कोई मेरे पीछे ना आए। और फिर सभी आदिवासी वहीं बैठ जाते हैं और एक आदिवासी तेजी से हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। हवेली की छत पर खड़े लोग उस आदिवासी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सरपंच गोवर्धन चौधरी, अरे ये आदिवासी हमारी ही तरफ बढ़ रहा है, इसका क्या इरादा हो सकता है? क्या कोई संदेश लेकर आ रहा है? दरोगा, शायद ऐसा ही हो। मुझे लगता है ये हमसे बात करने आ रहा है। पर अभी आदिवासी हवेली के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि जाने कौन सी अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठा ले गई और फिर से पीछे फेंक दिया था। आदिवासी हवा में उड़ता हुआ अपने साथियों के ऊपर जा गिरा था और जिसके कारण कई साथी जख्मी हो गए थे। आदिवासी यह देखकर बेहद भयभीत हो गए थे, पर वे हवेली की तरफ देख रहे थे जहां हवेली के ऊपर उन्हें एक भयानक साया नजर आने लगा था। आदिवासी, चलो यहां से भाग चलो, यही हमारे लिए सबसे ठीक होगा। और वो सब वहां से भाग गए थे अपने कबीले की तरफ। कामरा के पीछे हवेली तक आए आदिवासी हवेली के ऊपर विशाल शैतानी साए को देखकर भाग खड़े हुए थे। दरोगा, ये सब तो भाग गए, इसकी क्या वजह हो सकती है? और जो आदिवासी हवेली की तरफ बढ़ रहा था, पता नहीं अपने आप हवा में उड़कर कैसे दूर जा गिरा। राधेश्याम भागता हुआ ऊपर छत पर आ पहुंचा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। दरोगा, क्या हुआ राधेश्याम जी, आप इतने घबराए हुए क्यों? राधेश्याम, मैंने पूरी हवेली को देख डाला, शंकर और सूरजभान कहीं भी नहीं है। मुझे लगता है जब हम भागकर अंदर आए तो वो दोनों नहीं आए, और यहां पहुंचकर मुझे ध्यान आया तो मैंने सब गांव वालों के बीच में उन दोनों को तलाश किया, पर वो यहां नहीं है। सरपंच, क्या कह रहे हो? वो दोनों यहाँ नहीं है? राधेश्याम, जी नहीं सरपंच साहब, दोनों पूरी हवेली में नहीं है। दरोगा, एक तो ये बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? क्या बाहर जाए उन दोनों को ढूंढने? राधे, जी दरोगा साहब, जाना तो पड़ेगा ही, जाने किस मुश्किल में होंगे दोनों जने। दरोगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ही उस तांत्रिक को भागने के लिए यहां से निकल गए हों? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कामरा जो इनकी बातें सुन रहा था, मन ही मन में, जब वो दोनों लड़के यहां नहीं है तो फिर मेरा भी यहां क्या काम? मुझे भी यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो वो भाला चाहिए जो लड़कों के पास है। राधेश्याम, कुछ कीजिए सरपंच साहब, उन दोनों को ढूंढने के लिए। कामरा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप यहीं रहिए, मैं उन दोनों लड़कों को ढूंढने जा रहा हूं और बहुत जल्द उन्हें ढूंढकर यहां ले आऊंगा। दरोगा, पर तुम अकेले बाहर जाकर क्या करोगे? आदिवासी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें मार भी सकते हैं। अच्छा, तो यही है कि तुम भी यहीं बैठे रहो, हम कुछ और उपाय करते हैं उन दोनों लड़कों को ढूंढने का। कामरा दरोगा की बात सुनकर, ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। दरोगा, राधेश्याम जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या पता वो दोनों लड़के फिर से लौट आए, क्योंकि अगर हम सभी बाहर गए तो वे आदिवासी शायद हम पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में बेवजह जान माल का नुकसान हो जाएगा। सरपंच, और वैसे भी मुझे वो दोनों लड़के बेहद तेज लग रहे हैं, वो कुछ ना कुछ चक्कर चलाकर ही आने वाले हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है, तभी वो दोनों हमारे साथ अंदर नहीं आए। राधेश्याम, ठीक है सरपंच जी, हम इंतजार कर लेते हैं। फिर उदास मन के साथ एक तरफ को चला जाता है और बैठ जाता है। कामरा भी चुपके से निकलकर एक तरफ छत से नीचे उतर आता है। मुझे तो यहां से जाना ही है, अब मुझे चुपचाप यहां से निकलना पड़ेगा। और वो वहां से सीधा हवेली के दरवाजे पर आ पहुंचा था और उसके गेट को खोलकर बाहर निकल गया था। गांव के कई लोगों ने उसे जाते हुए देखा था, पर वो जब तक उसे रोकते वो आगे की तरफ तेजी से भाग गया और गांव के किसी भी आदमी में बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत जल्द गांव वालों ने खबर सरपंच के पास भी पहुंचा दी कि कामरा यहां से भाग गया है। सरपंच, क्या वो यहां से भाग गया है? क्या उसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? दरोगा, आखिर ये चक्कर क्या है? पहले तो ये कामरा अपनी जान बचाता हुआ हमारे पास तक आया और अब खुद ही यहां से भाग गया, जबकि उसे पता है कि आदिवासी भी उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है सरपंच इसके यहां आने का। क्या हो सकता है वो चक्कर? हवलदार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जरूर इसका कोई मकसद होगा तभी ये यहां आया था। सरपंच, कहीं ऐसा तो नहीं
कि शंकर और सूरजभान उस तांत्रिक के हवन को नष्ट करने चले गए हों और अभी ये बात कामरा अपने गुरु को बताने जा रहा हो ताकि वो इन दोनों लड़कों को रोक सके। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर तो अब इन दोनों लड़कों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ये बात तांत्रिक को पहले ही पता लग गई कि गांव वाले उसका हवन नष्ट करना चाहते हैं। दरोगा, तो फिर अब क्या करें? क्या हम भी बाहर जाएं? पता नहीं बाहर कैसी कैसी मुसीबतें होंगी। सरपंच, तो फिर आज और देख लेते हैं, पर कल सुबह उन दोनों लड़कों की खोज करनी ही पड़ेगी। इधर ये सब लोग इन दोनों लड़कों को लेकर परेशान हो रहे थे, तो दूसरी तरफ इस वक्त कबीले के आदिवासी भागते हुए अपने कबीले में आ पहुंचे। सरदार भोलानाथ, क्या हुआ? सब लोग इतने भयभीत होकर क्यों आ रहे हो? और वो इंसान कामरा कहाँ है? क्या तुम उसे पकड़ कर नहीं लाए? सरदार, कामरा इस वक्त जहां है वहां एक बड़ा भवन है। सरदार, तो क्या हुआ? उसे उस भवन से ही उठाकर ले आना था। इसमें समस्या क्या है? आदिवासी, सरदार, पहले उस इलाके में वो भवन नहीं था, पता नहीं अब वहां कैसे प्रकट हो गया है। और दूसरी सबसे भी बड़ी बात, उस भवन के ऊपर जाने कैसे राक्षसी साया नजर आ रहा था। हम तो सब भयभीत हो गए उसे देखकर, और जब हमने उस भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो पता नहीं किस अदृश्य शक्ति से टकराकर हम चोटिल हो गए। और फिर उस हवेली के ऊपर खड़े विशाल साय ने हमें इतना डराया कि हमें भागना पड़ा। तांत्रिक मानक उन आदिवासियों की बात सुनकर, क्या कह रहे हो? उस भवन के ऊपर विशाल राक्षसी साया था? आदिवासी, जी गुरुदेव, हमने खुद अपनी आंखों से देखा और वो इतना भयानक था कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। सरदार, ये लोग क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर उस भवन के ऊपर किसी शैतानी शक्ति का प्रकोप है तो कामरा उसके अंदर कैसे चला गया? और हमारे साथी उसके अंदर क्यों नहीं जा पाए? ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो कोई बड़े संकट का एहसास हो रहा है गुरुदेव, और वो बेहद चिंतित हो उठता है। आदिवासी, सरदार, उस भवन के अंदर सिर्फ कामरा ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अजीब से नजर आ रहे थे। उनकी वेशभूषा भी अजीब सी थी। सरदार भोलानाथ, ये तो एक और आश्चर्य की बात है। एक तो हमारे क्षेत्र में जाने कहां से भवन प्रकट हो गया और उसके बाद वहां अजीब से लोग नजर आ रहे हैं। तांत्रिक मानक उसकी बात सुनकर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब तक मैं अपनी आंखों से उस भवन को नहीं देख लेता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। हमें भी वहां जाकर उस भवन का निरीक्षण करना होगा। और जो ये हमारे साथी अजीब मानव देखने की बात कर रहे, ऐसा ही अजीब मानव मुझे यहां आते वक्त भी मिला था। वो लोग 2 जने थे। आदिवासी, वो दोनों मानव हमारे यहां से भाग कर गए थे, वो भी हमें रास्ते में मिले थे। सरदार, क्या तुम शंकर और सूरज की बात कर रहे हो? यही दोनों यहां से रात को निकलकर भाग गए थे। आदिवासी, जी सरदार, हम इन दोनों को भी पकड़कर यहां ला रहे थे, पर पता नहीं कहां से काली बिल्ली वहां आ गई और फिर उसने जाने हम पर कैसी ऊर्जा का प्रयोग किया। फिर उसके बाद वो हमारे सर के ऊपर से कूदकर एक तरफ भाग गई और फिर उसके बाद जाने कैसे एक तेज हवा की आंधी वहां प्रकट हो गई और वो दोनों लड़के हवा में उड़कर जाने कहां गायब हो गए। सरदार, कैसी विचित्र बातें तुम हमें बता रहे हो। थोड़े ही समय में इतना कुछ घट गया तुम लोगों के साथ। कुल देवी का आशीर्वाद ही है जो तुम लोग सही और सुरक्षित वापस आ गए। जी सरदार, आज तो बहुत कुछ घट गया। अब तो बाहर जाने की हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अब मैं स्वयं उस भवन को देखने जाऊंगा। चलिए गुरुदेव, आप भी मेरे साथ चलिए। ठीक है, अपने कुछ योद्धाओं को अपने साथ ले लो। और फिर सरदार भोलानाथ और तांत्रिक मानक कुछ योद्धाओं के साथ वापस उसी क्षेत्र की तरफ चल देते हैं जहां सरपंच गोवर्धन चौधरी की हवेली थी। दूसरी तरफ काली बिल्ली बेहद तेज रफ्तार से उस पूरे क्षेत्र में चक्कर काट रही थी और जो भी जीवित प्राणी उसके सामने आ रहा था उसका विश्लेषण कर रही थी ताकि पता लगा सके कि इस क्षेत्र में यह तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किसने किया है। और ऐसे ही वो भागती हुई उस हवेली के पास आ पहुंची। काली बिल्ली की नजर हवेली पर पड़ती और अगले पल हवेली पर खड़े उस विशाल शैतानी साई की तस्वीर उसे दिखाई देने लगती है। काली बिल्ली अगले पल अपनी मानसिक ऊर्जा से इस दृश्य के संकेत अपने स्वामी तांत्रिक विशंभर के पास भेजना शुरू कर देती है। तांत्रिक, ये तो कुछ अलग ही तांत्रिक ऊर्जा है। जा मेरी काली बिल्ली, इसके अंदर प्रवेश कर जा और यह समझने की कोशिश कर ये क्या है। काली बिल्ली आदेश मिलते ही उस हवेली की तरफ भाग पड़ती है और इसी के साथ उस काली बिल्ली की ऊर्जा तेजी से खत्म होनी शुरू हो जाती है।
वो जैसे ही दीवार पर चढ़ना शुरू हुई थी वैसे ही उसके शरीर में आग लगनी शुरू हो गई थी और दीवार के ऊपर पहुंचने तक उसका शरीर पूरी तरह से जल उठा था। तांत्रिक, अरे ये क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है। कौन है इस क्षेत्र का जन्मदाता? किसी ने अपनी तांत्रिक ऊर्जा से इस पूरे क्षेत्र को रहस्यमयी क्षेत्र में बदल दिया है। काली बिल्ली वहां आसपास के दृश्यों को मानसिक तरंगों के माध्यम से तांत्रिक विशंभर के पास भेजना शुरू कर रही थी, पर वो कुछ ज्यादा तरंगे भेज पाती उससे पहले ही उसके पूरे जिस्म में आग लग गई और वो आग के शोलों में तब्दील हो चुकी थी। गांव वालों की नजर भी उस जलती बिल्ली पर पड़ गई थी और वहां तेज शोर मचने लगा। चारों तरफ से गांव वाले भागकर उस जलती हुई बिल्ली के पास पहुंच चुके थे। वे सब उस अद्भुत बिल्ली को देखकर आश्चर्य में पड़ रहे थे। फिर देखते ही देखते काली बिल्ली उनके सामने बिजली की तरह गायब हो गई। वहां ना तो राख थी और ना ही जलने का कोई निशान। सब कुछ प्रकाश की तरह गायब हो चुका था। गांव के प्रमुख लोग भी उस घटना क्षेत्र के पास आ पहुंचे थे। सरपंच, क्या हुआ था यहाँ? किस बात के लिए इतना शोर मचा रहे थे आप सभी? सरपंच साहब, अभी एक बिल्ली जो अग्नि से जल रही थी यहां आ पहुंची, फिर देखते ही देखते वो गायब हो गई। पता नहीं क्या माया थी। हवलदार, सरपंच साहब, हमें तो लगता है बुरी ताकतें हमारी हवेली पर भी हमला करने लगी है और मुझे तो लगता है ये सब या तो उन आदिवासी लोगों का काम है या फिर उस तांत्रिक कामरा का। दरोगा, पर अब हम क्या कर सकते हैं सरपंच साहब? हमें तो कोई तंत्र मंत्र आता ही नहीं है। कैसे बचाव करेंगे हम इन तांत्रिक शक्तियों से अपना और इन गांव वालों का? और ऊपर से सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हम बिल्कुल उस समय में आ गए हैं जब कुछ भी डिजिटल सुविधा नहीं थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है हम यहां हमेशा कैद होकर रह जाएंगे। हवलदार, और ऊपर से हमारे पास राशन सामग्री भी लगातार खत्म होती जा रही है, जो शायद कुछ दिनों की होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें भोजन के लिए बाहर जाना ही होगा। फिर तो शायद ये आदिवासी हमें मार कर ही अपना भोजन बना ले। हवेली के अंदर इस वक्त गांव वालों में बेहद घबराहट फैल चुकी थी, क्योंकि तांत्रिक विशंभर की काली शैतानी बिल्ली इस वक्त हवेली के अंदर दाखिल होकर जलकर खत्म हो चुकी थी। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था यह सब कैसे हुआ, और यहां से काफी दूर बैठे विशंभर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी काली शैतानी ऊर्जा एकदम से कैसे भस्म हो गई। तांत्रिक विशंभर एक लंबी सांस लेकर काली बिल्ली द्वारा भेजे गए मानसिक तरंगों का विश्लेषण करने लगा था। उसके मस्तिष्क पर एक प्रकाश नजर आ रहा था और वो समझना चाहता था कि आखिर कौन सी ऊर्जा ने यह सब किया है। और फिर कुछ समय बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके माथे पर ढेरों पसीना आ जाता है। यह नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंसान तो कई साल पहले मर चुका है। अब यह कैसे मुझसे लड़ने आ सकता है? मैंने इसे उसी वक्त खत्म कर दिया था। नहीं, ये इतने शक्तिशाली रूप में नहीं आ सकता। ये तो मुझे मेरा उद्देश्य पूरा ही नहीं करने देगा। और फिर डर से और गुस्से से कांपने लगता है। तांत्रिक विशंभर फौरन उठकर अपने तंबू में जाता है और कुछ ही समय बाद वहां से कंकाल की खोपड़ी ले आता है। फिर अपने हवन कुंड के पास बैठकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। हर मंत्र के साथ आसपास का क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। फिर से ही बुरी शक्तियों अपना शोर मचाने लगी थी। वायु में कालापन बढ़ता जा रहा था। फिर जैसे जैसे मंत्र अपनी ऊर्जा बिखेर रहे थे, वैसे वैसे वायु में फैला कालापन उस खोपड़ी के अंदर समाहित होने लगा था। खोपड़ी बेहद बुरी तरह से हिलने लगी थी और अगले ही पल उसका पुनर्जन्म होना शुरू हो गया। वो लगातार मांसपेशियों से ढकती जा रही थी और देखते ही देखते वो एक बिल्कुल जीवित इंसान के चेहरे में तब्दील हो गई। कोई नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले यह कंकाल खोपड़ी थी। पर तांत्रिक विशंभर यहीं पर नहीं रुका था। अभी भी वो अपने मंत्र उच्चारण में लगा हुआ था, जिसके फलस्वरूप अब उस खोपड़ी का जिस्म बनना शुरू हो गया था, जो पल प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा था। और देखते ही देखते अब वहां जीता जागता एक इंसान खड़ा था। तांत्रिक विशंभर, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें पुनर्जन्म दे रहा हूं इंसान के रूप में। तुम्हारी भटकती आत्मा जहां भी है, अभी इसी वक्त
तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। सामने खड़ा शरीर अपनी आंखें खोल देता है और फिर उसी क्षण उसके शरीर में एक ऊर्जा समाहित हो जाती है जो उसकी भटकती हुई आत्मा थी। वो आदमी पंचभूतों को प्राप्त करके फिर से जीवित हो उठा था। वो आदमी हैरानी से अपने आप को देख रहा था और फिर अपने सामने बैठे तांत्रिक को देखकर क्रोध से भर उठा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। तूने तो मेरी बलि चढ़ा दी थी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसी हवन कुंड में मैं तेरी बलि चढ़ा दूंगा। और तेजी से तांत्रिक विशंभर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तांत्रिक विशंभर ऐसी ही परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार था। वो अगले ही पल हवा में लहराए 4 भूतों ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस पीछे खींच लिया। तांत्रिक, तेरा नाम रोहन है, ठीक कहा ना मैंने? आदमी, हां, मेरा नाम रोहन है और तूने मेरी बलि चढ़ा दी थी धोखे से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक विशंभर, पर मैंने तो तुझे आज जीवित कर दिया है, तू मरा ही कहां है? देख अपने आप को, तेरी नाराजगी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तांत्रिक की बात सुनकर रोहन अपना जिस्म देखता है और क्या चाहता है तू मुझसे? धोखेबाज तांत्रिक, अब मैं तेरा कोई काम नहीं करने वाला। तूने उस रात भी मुझे धोखे से मार डाला, अब छोड़ मुझे, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तांत्रिक, ठीक है, मैं तुझे तेरे घर जाने दूंगा, पर उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा, तभी मैं तुझे यह शरीर दोबारा से दूंगा, वरना मैं इसे फिर से नष्ट कर सकता हूं। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उस दिन तो तूने बड़ी बड़ी बातें की थी और उसके बाद धोखे से मेरी बलि चढ़ा दी, पर अब मैं तेरी बात का विश्वास कैसे कर लूं? तू तो अपना काम करवा कर मुझे फिर से मार डालेगा। नहीं, अब मैं तेरा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। तांत्रिक, सोच ले, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं जिंदगी जीने का, और ये मौका मैं ऐसे ही किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि किसी भी इंसान को जिंदा करते वक्त मेरी बहुत सी ऊर्जा खत्म हो जाती है। रोहन उसकी बात सुनकर उसे तिरछी नजरों से देखता है। तू मुझ पर अपना काम करवाने के लिए अपनी तांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? तू तो मुझे सम्मोहन की अवस्था में भी कोई काम करवा सकता है। तांत्रिक विशंभर जाने क्यों हौले से मुस्कुराया और फिर, हां, मैं तेरी मर्जी के बगैर भी तुझसे काम करवा सकता हूं, पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी बड़ा दुख है उस दिन तुझे धोखे से मारने का, पर अब तेरा हिसाब चुकाना चाहता हूं। मेरा एक छोटा सा काम कर दे, उसके बाद मैं तुझे घर भेज दूंगा, जहां तेरी बीवी और बच्चा तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोहन को जैसे ही अपनी बीवी और बच्चे का ध्यान आया, उसका शरीर एकदम से ढीला पड़ गया। मेरे बीवी और बच्चे कैसे हैं तांत्रिक? क्या वो ठीक हैं? कितना समय हो गया मुझे उनसे दूर हुए? यही कोई 4 साल पहले तुम्हारी मृत्यु हुई थी। क्या? आज मैं 4 साल के बाद जीवित हुआ हूं? फिर तो मेरा बच्चा अब चलने लगा होगा, शायद स्कूल भी जाने लगा हो। फिर उसके मन में जाने कैसे भाव पैदा होने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तांत्रिक, सोच क्या रहे हो इतना? एक छोटा सा काम ही तो करना है, फिर तुम अपने रास्ते निकल जाना और मैं तुम्हारी कभी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। हाँ, बताओ क्या काम है तुम्हारा? मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारा काम निपटाकर अपने परिवार के पास जाना चाहता हूं। जल्दी बोलो, क्या काम करना है मुझे? कहते हुए रोहन बेहद उत्तेजित हो गया, जैसे तांत्रिक के काम बताते ही उसे वो खत्म कर देना चाहता हो। तांत्रिक विशंभर अपना हाथ घुमाता है, अगले पल हवा में हवेली नजर आने लगती है। इस हवेली की तस्वीर उस काली बिल्ली ने ही तांत्रिक विशंभर के मस्तिष्क में भेजी थी। इस हवेली को देख लो और पहचान लो। तुम्हें इस हवेली के अंदर जाना है और यहीं रहना है कुछ दिन। यहां क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसकी सारी जानकारी तुम मुझे दोगे। और इससे भी बड़ी बात, इस हवेली के अंदर एक तांत्रिक है जो इस हवेली का मालिक है। आज से वर्षों पहले वो मारा गया था। तुम्हें उसे भी ढूंढना है और हो सके तो तुम्हें उसे खत्म भी करना होगा। रोहन, जो अभी तक उसकी बात सुन रहा था और समझ रहा था, एकदम से, क्या कह रहे हो? वर्षों पहले मरा हुआ आदमी और उसे अब मुझे ढूंढकर खत्म करना है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा ही है। जो वर्षों पहले इस हवेली के अंदर आदमी मरा था, वो एक बड़ा ही भयंकर तांत्रिक था और मैंने उसे धोखे